हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में बिहार सामान्य ज्ञान यानी कि बिहार से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखेंगे, जो कि बिहार से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उसके लिए यह जो है महत्वपूर्ण साबित होगा। आज हम इस सेशन में भाग 2 यानी कि बिहार के इतिहास को लेकर आए हूँ। आज हम इस सेशन में प्राचीन बिहार को देखेंगे, जो कि बिहार के इतिहास का जो है भाग यानी कि पार्ट 1 होगा। मैंने इससे पहले जो है भाग फर्स्ट जो है करवा दिया हूँ। उसके 2 पार्ट हैं, जिसमें बिहार की सामान्य जानकारी को आपको प्रदान जो है किया गया है। यदि आप वो दोनों सेशन नहीं देखे हैं तो वो दोनों सेशन भी आप जाकर जरूर देखिएगा। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा। आप वहाँ भी जाकर आप इसे उन दोनों सेशन को देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एक बताओ दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई भी सेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बिहार का इतिहास, इसके अंतर्गत आज हम बिहार के प्राचीन बिहार को देखने वाले हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार एक समृद्ध क्षेत्र होने के कारण जो है इसे भारतीय इतिहास का गर्भगृह के रूप में जाना जाता है। प्राचीन इतिहास में बिहार के देखा जाए तो प्रमुख 3 महाजनपद थे, मगध, अंग और बज्जी, जो कि बिहार के अंतर्गत ये तीनों महाजनपद आते थे। मगध और लिच्छवी गणराज्य के शासन काल की कार्यपद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई है। दुनिया का पहला गणराज्य जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक वैशाली, जो कि बिहार में ही बिहार की अंग है, यानी कि अंग एक महाजनपद है जो कि बिहार में ही स्थित था, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक के रूप में जाना जाता है। बिहार का वर्णन जो कि दो महाग्रंथों में किया गया है, जो कि रामायण और महाभारत है। इन दोनों महाग्रंथों में जो कि बिहार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, और वहीं देखा जाए तो पुरुषोत्तम श्री राम जो कि बक्सर के निकट गुरुकुल में जो है श्री जो ऋषि थे विश्वामित्र, उनके द्वारा जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक एवं जैन धर्म के प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर महावीर, इन दोनों को जो है ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इन दोनों को जो है बिहार के भूमि पर ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कालखंड के अनुसार देखा जाए तो बिहार को जो है प्राचीन इतिहास में निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ये जो निम्नलिखित भाग थे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण काल और वैदिक काल और महाजनपद काल, इन 6 जो है प्राचीन भागों में जो है बिहार को बांटा गया था। नेक्स्ट, वेद उपनिषद से लिए गए कुछ प्रमुख आदर्श वाक्य, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः यानी कि गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम जो कि शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव यह जो है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृ देवो भव यह जो है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः यह जो है बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय यह जो है बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आदर्श वाक्य हैं और ये किस किस वेद एवं उपनिषद से लिए गए हैं, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैदिक काल की प्राचीन नदियाँ जो कि किन किन नामों से जानी जाती थी, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि सतलज नदी, जिसे प्राचीन नाम में जो है शतुद्री के नाम से जानते थे। ब्यास, बिपाशा, रावी, परुशनी, झेलम, वित्सता, चेनाब, अस्किनी, गंडक, सतलिना, सिंधु, घग्गर, दृशदंती या सरस्वती के नाम से जानी जाती थी पहले। आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण, यानी कि आर्यों के द्वारा जो है किस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा करते थे, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि हरियाणा एवं पंजाब वाले क्षेत्र को जो है ब्राह्मणवर्त के नाम से पुकारा करते थे,
गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र के जो होते थे उसे ब्रह्महरिश देश के नाम से पुकारा करते थे, आर्यों के द्वारा पुकारा जाता था। और हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्र को मध्य प्रदेश, बिहार एवं बंगाल वाले क्षेत्र को जो है आर्यभट्ट के नाम से पुकारा करते थे आर्य। नेक्स्ट, महाजनपद काल। 6वीं शताब्दी से पूर्व में जो है बुद्ध के जन्म से पूर्व को भारतवर्ष जो है 16 महाजनपदों में बटा था। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। उस समय जो है भारत में जो है 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद मगध, मल और बज्जी, ये तीनों जो थे बिहार में स्थित थे। तो चलिए 16 महाजनपदों को देख लेते हैं। ये 16 जनपद में ये जो 16 जो महाजनपद हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन 16 महाजनपदों की राजधानी और ये किस क्षेत्र में पड़ते थे, इनका क्षेत्र भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनका क्षेत्र भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में जो है किसके क्षेत्र में आते थे कौन कौन से महाजनपद। चलिए 16 महाजनपदों को देख लेते हैं। जैसे कि अंग जो महाजनपद थी इसकी राजधानी चंपा थी। यह जो थे वर्तमान में बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर वाले, वर्तमान में देखा जाए तो यह वर्तमान में प्रमंडल एवं झारखंड के साहिबगंज के गोंडवाना जिले में शामिल थे। ये जो अंग जनपद था। नेक्स्ट, अवंती जिसकी राजधानी जो थी उज्जैन थी, यह महिषमती थी। यह जो वर्तमान में देखा जाए तो आधुनिक मालवा वाला क्षेत्र जो कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के समीप आती थी वहाँ पर स्थित थी। असमक जिसकी राजधानी पोटली थी। यह जो था वर्तमान में देखा जाए तो महाराष्ट्र नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच में पड़ती थी। मगध जिसकी राजधानी राजगिरी थी एवं राजगिरी था, जो कि वर्तमान में पटना, गया प्रमंडल जिले के अंतर्गत आते थे। मल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। यह जो वर्तमान में देखा जाए तो यह जो एक गणराज्य था जो कि एक संघीय गणराज्य था, जिसे आधुनिक पूर्व उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले में आते थे। नेक्स्ट देखें तो मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी। यह जो था राजस्थान के अलवर और भरतपुर, जयपुर वाले क्षेत्र में पड़ते थे। काशी जिसकी राजधानी काशी थी। यह वर्तमान में बनारस क्षेत्र जो कि यूपी में स्थित है वहाँ पर पड़ते थे। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो कि वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जिले, इन सभी क्षेत्र में आते थे कौशल। नेक्स्ट देखते हैं कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह जो यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाकों यानी कि हरियाणा और दिल्ली के पास स्थित थी। कंबोज जिसकी राजधानी पुंछ थी। इसकी पहचान जो है पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की गई है। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यह वर्तमान में देखा जाए वर्तमान समय में कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर जिले के आसपास अंतर्गत पड़ते थे। बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी। यह जो था 8 कबीलाई गणराज्यों वाला संघ था जो बिहार के गंगा नदी के उत्तर में स्थित थी। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी। इसकी राजधानी मथुरा थी। यह जो थी यह वर्तमान में देखा जाए तो आज ब्रजमंडल क्षेत्र में पड़ता था। गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है। यह इसका देखा जाए तो वर्तमान में अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके एवं पूर्वी अफगानिस्तान के पास स्थित है। गंधार की राजधानी तक्षशिला होगी। पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्रप था। अहिच्छत्रप या कौम्पिल्य जिसको देखा जाए यह जो स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं यमुना नदी के पूर्वी इलाके में हिस्से में पड़ता था। चेदी जिसकी राजधानी सोथिबती थी, जो कि वर्तमान में बुंदेलखंड इन क्षेत्र में पड़ते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों एवं इनकी सभी 16 महाजनपदों की राजधानी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये आपको भारत का मैप दे दिया गया है। इस भारत पे मैप पर जो है 16 महाजनपद जितने भी थे आपको बता दिया गया है। आप भारत के जो है मैप के अनुसार भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सा जो क्षेत्र था महाजनपद किस
क्षेत्र में अवस्थित था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह जो 16 महाजनपद है ये आपको ट्रिक के माध्यम से भी दे दिया गया है, आप इस रूप में भी याद रख सकते हैं। ये जो ट्रिक है अम कब सुगा पचे, इसमें देखा जाए तो आ से जो है 3 महाजनपद आते थे, मा से 3 और का से 4 महाजनपद, बा से 2 महाजनपद, बाकी से जो है एक एक महाजनपद हैं। चलिए इस ट्रिक को विस्तृत में बता देते हैं। जैसे कि अम कब सुगा पचे देखा जाए तो आज से 3 महाजनपद हैं। ये जो 3 महाजनपद हैं अंग अवंती असमक, और मा से 3 महाजनपद मगध मल्ल मत्स्य, का से 4 महाजनपद काशी कौशल कुरु कंबोज, बा से 2 महाजनपद वत्स बज्जी सू से सूरसेन, गा से गंधार, पा से पंचाल और चे से चेदी। ये 16 महाजनपद हैं। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी आप ध्यान में रख सकते हैं, तो आप इसे भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक देखा जाए तो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें जो है एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया के रूप में जो है गौतम बुद्ध को जाना जाता है। यह भी एग्जाम बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। वहीं देखा जाए तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, जो कि शाक्य गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम सुधोधन था एवं इनकी माता का जो नाम था महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है इनकी भी माता यानी कि सौतेली माँ प्रजापति गौतमी इनके लालन पालन करते हैं, यानी कि सिद्धार्थ की पालन करते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इनकी 16 वर्ष की उम्र में जो है यशोधरा से जो है इनका विवाह हो जाता है। गौतम बुद्ध के पत्नी एवं जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर हुए उनके पत्नी, दोनों को जरूर कन्फर्म रूप से ध्यान में रखेगा, क्योंकि इन दोनों में जो है कन्फ्यूज हो जाता है। एक का नाम जो है यशोधरा है जबकि दूसरा का नाम जो यशोदा है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज होता है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का जो नाम था राहुल था, और इनके प्रथम जो गुरु हुए थे वह अलारकराम, जो कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलारकराम के बाद ये जो है राजगीर में चले गए थे। वहाँ पे इनके जो दूसरे गुरु जो हुए रुद्रक रामपुत्र हुए, जो कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु के रूप में जाने जाते हैं। बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिए थे वह सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के द्वारा जो है अपने उपदेश जो दिए गए थे कौशाम्बी और वैशाली, इन सभी जो गणराज्यों में जो था वह पाली भाषा में अपने जो है उपदेश दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वह कौशल में दिए थे, यानी कौशल देश में देखा जाए, कौशल देश की राजधानी वहाँ पर जो है श्रावस्ती में जो है सबसे अधिक उपदेश जो है गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में जो है चुंद द्वारा अर्पित भोजन के द्वारा जो है बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये सभी जो है थे बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सभी को आपको कवर करवा दिया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो विस्तृत जो जानकारी होगी जब मैं प्राचीन भारत जब पढ़ाऊँगा उसमें जो है विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करूँगा। इसमें फिलहाल जो है संक्षिप्त रूप में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे बौद्ध धर्म से संबंधित वो आपको कवर करवा दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख प्रतीक, इनके प्रतीक को देख लेते हैं। जैसे जन्म के समय जो था कमलसार था, गृह त्याग के समय घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधिवृक्ष, निर्माण प्राप्ति पदची, मृत्यु के बाद जो है इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह स्तूप था। नेक्स्ट, बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं से संबंधित प्रतीक, यानी कि बुद्ध से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं हुए थे उनसे संबंधित प्रतीक दे दिए गए हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। जैसे कि जब गर्भगृह में आए थे, यानी कि माता के जब गर्भ में आए थे तो उस समय जो प्रतीक था वो हाथी था, और बुद्ध के जन्म के समय कमल, गृह त्यागने के समय घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति के समय बोधिवृक्ष, और प्रथम उपदेश के समय धर्मचक्र, और इंद्रियों पर विजय, भूमि स्पर्श, और महापरिनिर्वाण, एक करवट सोना। तो इन सभी को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्धकालीन गणराज्य यानी कि बुद्ध के काल में जो प्रमुख जो गणराज्य थे उन्हें देख लेते हैं। जैसे कपिलवस्तु, शाक्य, सुमार पर्वत, भाग्य, केशपुत्र, कलाम, रामग्राम, कोलियाय, कुशीनारा, मल्ल, पावा, मल्ल, विप्लिबन, मौर्य, कलकप, बुल्ली, वैशाली, लिच्छवी, मिथिला, विदेह, ये सभी जो थे बौद्धकालीन प्रमुख गणराज्य है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रवर्तित धार्मिक संप्रदाय यानी कि प्रमुख संप्रदाय जिसमें बौद्ध धर्म जब ये गौतम बुद्ध के द्वारा जब प्रचार प्रसार किया जा रहा था तो उसके प्रवर्तक जो थे धर्म उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि आजीवक संप्रदाय, आजीवक जिनके जो संस्थापक थे मैकली पुत्र गोसाल थे, घोर अतिक्रमवादी पुरन कश्यप, उच्छेदवादी अजित केश कंबलीन और संदेहवादी संजय बिलट्ठी पुत्र और नित्यवादी पकुथ कच्चायन। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, यह अष्टमार्ग दिया गया था बौद्ध धर्म के द्वारा यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा कि ये इसमें भी आप ध्यान में रखिएगा। ये जो अष्टांगिक मार्ग थे, समग्र दृष्टि, समग्र संकल्प, समग्र वाक्य, समग्र कर्तव्य, आजीवन और व्यायाम, स्मृति और समाधि। चलिए इनसे संबंधित जो इनमें क्या क्या मतलब करना था इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि समग्र दृष्टि मतलब कि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान और संकल्प, समग्र संकल्प का मतलब था लोभ, देश, हिंसा और से मुक्त विचार। समग्र वाक्य, अप्रिय वचन न बोलना। समग्र कर्मता, उचित एवं संदर्भ करना, सद्कर्म करना यानी कि सही काम करना यानी कि उचित काम करना। समग्र आजीवन, सदाचार युक्त आजीवन व्यतीत करना। समग्र व्यायाम, शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम करना। और समग्र दृष्टि, सात्विक भाव रखना। और समग्र समाधि यानी कि एकाग्रता यानी कि महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। बौद्ध धर्म की संगीतें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन सी संगीति कब हुई थी इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगिरी में स्थापित किया गया था सप्तपर्णी गुफा में। यह जो बौद्ध संगीति हुआ था 483 से पूर्व हुआ था, जिसी समय जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था महाकश्यप के द्वारा किया गया था। उस समय जो शासक थे अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के शासक थे। इसका जो उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 टिपकों यानी कि पिटकों जैसे कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक में संकलित करना। यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए थे उनके उपदेश को जो है शुद्ध पिटक और अभी विनय पिटक में जो है संकलित करने के लिए जो है इस प्रथम बौद्ध संगीति को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध जो संगीति हुआ था वह वैशाली में हुआ था। यह जो हुआ था 383 से पूर्व यानी कि 100 वर्षों के बाद जो है दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता था सबाकमी के द्वारा जो है किया गया था। और यह जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था यह जिस समय जो थे कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। ये जो थे कलाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगीति में देखा जाए तो बौद्ध धर्म का स्तंभर एवं महासंघिक 2 भागों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट, तीसरा बौद्ध संगीति में जो स्थापित किया गया था वह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था 247 ईसा पूर्व। 247 ईसा पूर्व जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था वह मोगली पुत्र तीस के द्वारा किया गया था। और इस समय जो शासनकाल यह अशोक का था जो कि मौर्य वंश के शासक थे। अशोक के समय जो है तीसरा बौद्ध संगीति आयोजित किया जाता है। इसका जो उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन तथा तीसरा जो पिटक था अभिधम पिटक
इसको जोड़ा गया था। यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति में जो है तीसरा जो पिटक था यानी कि अभिधम पिटक जिसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट चौथी बौद्ध संगीति। चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था, चौथी जो बौद्ध संगीति हुआ था या जी इसका जो स्थान था वह कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था चौथी बौद्ध संगीति का। इसका जो समय काल था ईसवीं शताब्दी की प्रथम शताब्दी में जो है यानी कि लगभग प्रथम शताब्दी में जो है इसकी जो है बैठक किया गया था यानी कि आयोजन किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति का। इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था वसुमित्र के द्वारा एवं अश्वघोष, जो कि अश्वघोष जो थे वह उपाध्यक्ष थे। इसमें जो शासन था वह कनिष्क था, जो कि कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। इनके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। इसका जो उद्देश्य था बौद्ध धर्म को जो है बौद्ध धर्म का दो महासंप्रदाय हीनयान और महायान का में विभाजित हो गया था। यानी कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि कंटेंट पसंद आए दोस्तों हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।